बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रूटीन में हम अपने बच्चों को टोकते रहते हैं, बार बार सेम बात को चिल्लाते रहते हैं, बट फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि तुम्हें कब सीखोगे तुम नहाना, कब सीखोगे तुम ब्रश करना, कब सीखोगे तुम बटनिंग करना, मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन है कि तुम अपने लायक कब होगे। सो माय डियर पेरेंट्स, मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर, आपके इन्हीं क्वेश्चंस का ना आंसर आज हम लोग लेके आए हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम एक ही ट्रैक पे चलते जा रहे हैं, बट सॉल्यूशन वहाँ नहीं है, सॉल्यूशन ही कुछ और है, प्रॉब्लम ही कुछ और है, और हम उस चीज़ को, हर चीज़ को बिहेवियर आप लोग नहीं समझेंगे। दिस टाइम फंक्शनल स्किल्स में जो रुकावट आती है, बच्चा अचीव नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा, तो बहुत बड़ा रीज़न है कि शायद STNR जो रिफ्लेक्स है वो आपकी बॉडी में, आपके बच्चे की बॉडी में प्रेजेंट है, सिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। सो आइए पहले डॉक्टर रजिता मैम से समझते हैं कि उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसका असेसमेंट कैसे करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। सो आइए। Hello everyone, myself Dr. Rajita Akula, your occupational therapist. So today's topic is STNR reflex, that is symmetrical tonic neck reflex. Okay, तो इस रिफ्लेक्स को पोस्चरल रिफ्लेक्स भी बोलते हैं एंड क्रॉलिंग रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्स है ये बच्चे को क्रॉल करने में हेल्प करती है। ये जब रिफ्लेक्स इंटीग्रेट हो जाता है देन द किड स्टार्ट्स क्रॉलिंग। ओके, सो सारे जो रिफ्लेक्सेस थे वो वूम में डेवलप होते थे, बट दिस रिफ्लेक्स डेवलप्स आफ्टर डिलीवरी, मीन्स 6 to 9 months के बीच में ये रिफ्लेक्स डेवलप होता है एंड इंटीग्रेट्स एट द एज ऑफ 10 to 11 months, जब बच्चा क्रॉल करना सीखता है। ओके, तो ये आपने देखा होगा बच्चे में ऐसे हेड ऊपर रख के, हैंड स्ट्रेट रख के ऐसे 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 बच्चा रॉक करता है। ओके, तो ये जो स्टेज है जब STNR रिफ्लेक्स इज डेवलपिंग, ओके, जब ये स्टेज खत्म हो जाता है तब बच्चा क्रॉलिंग सीख जाता है एंड द किड ट्राइज टू वॉक ऑन हिज हैंड्स एंड लेग्स। ओके, तो क्रॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। बहुत सारे लोग ये दिस इज अ मिथ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं चलेगा बच्चा क्रॉल नहीं करता है, कई बार डायरेक्ट स्टैंडिंग पे आ जाता है, डायरेक्ट सिटिंग पे आ जाता है एंड बच्चा स्टार्ट्स वॉकिंग, बट दिस इज अ मिथ बिकॉज क्रॉलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन एंड दैट हैज़ टू बी अचीव्ड। क्योंकि अगर बच्चा क्रॉलिंग मिस कर देता है देयर आर मेनी चांसेस कि उसमें STNR रिफ्लेक्स रिटेन्ड हो, उसके पेल्विक मसल्स जो है वो वीक हो। ओके, अब हम जो चेकिंग है STNR रिफ्लेक्स को चेक कैसे करना है वो हम लास्ट में देखेंगे। नाउ विल सी कि STNR रिफ्लेक्स को मतलब क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं अगर STNR रिफ्लेक्स बच्चे में रिटेन है। आफ्टर 11 months भी और 1 year अगर बच्चे में STNR रिफ्लेक्स रिटेन है, इंटीग्रेट नहीं हुआ, तो बच्चे में पोस्चरल स्टेबिलिटी जो है वो नहीं होगी, हंच्ड पोस्चर होगा, बच्चा ऐसे बैठेगा, बच्चा विल नॉट सिट लाइक दिस। ओके, और बच्चे के पेल्विक मसल स्ट्रांग नहीं होंगे, राइट, अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन स्पान बहुत कम होगा, राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स नहीं होंगे। तो जिसमें डिसलेक्सिया है उसमें भी चांसेस है कि उस बच्चे में STNR रिफ्लेक्स रिटेन रहे। ओके, फोकस बिल्कुल भी नहीं होगा, सिटिंग टॉलरेंस नहीं होगा, फीडिंग स्किल्स नहीं होंगे। ओके, सो ये जो एप लाइक पोस्चर होगा, ये वाला पोस्चर होगा, और वॉकिंग एंड बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन भी मिसिंग होगा। तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो हम देख सकते हैं अगर बच्चे ने क्रॉलिंग मिस किया हो या फिर बच्चे में STNR रिफ्लेक्स रिटेन्ड हो आफ्टर द एज ऑफ 1 year। ओके, तो हम लोग इसको डेली लाइफ में बच्चे को क्या डिस्टर्बेंसेस हो सकती है या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर STNR रिफ्लेक्स रिटेन है आफ्टर 1 year भी। तो एक तो डेली लिविंग स्किल्स में क्या डिफिकल्टी हो सकती है, बच्चा खाना ठीक से नहीं खा पाएगा, क्योंकि इस रिफ्लेक्स में क्या होता है जब बच्चा हेड अप करता है तो हैंड्स आगे एक्सटेंड होती है और लेग्स बेंड होती है। ओके, हेड डाउन करता है तो हैंड्स भी बेंड होती है और लेग्स एक्सटेंड होती है। ओके, सो होल बॉडी के जो मूवमेंट है वो हेड से रिलेटेड होंगे।
अगर ये रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा तो अगर रिफ्लेक्स इंटीग्रेट हो जाता है तब हमारे हेड, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी के मूवमेंट्स जो है वो अलग अलग हो जाता है। मतलब मैं मेरा हेड सिर्फ मूव करूंगी तो मेरे हैंड्स उसके साथ मूव नहीं होंगे। तो अगर रिफ्लेक्स रिटेन रह गया बॉडी में तो फिर क्या होगा, अगर बच्चा ऐसे ऊपर देख रहा है तो हैंड्स भी साथ में आगे जा रहे हैं, या तो हैंड्स में ट्विच आ रहा है, नीचे देख रहा है तो हैंड्स बेंड हो रहे हैं, या तो हैंड्स फिर अलग पोस्चर में चले जा रहे हैं और लेग्स का पोजीशन भी चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियस है कि बच्चे का जो फाइन मोटर स्किल्स होगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स होगा, बटनिंग अनबटनिंग होगा, ड्रेसिंग स्किल्स होगा, वो सारे जो स्किल्स है वो अफेक्ट करेंगे। ओके, सो ये कैसे अफेक्ट करेगा, नीचे देखेगा बच्चा तो ये मूवमेंट नहीं कर पाएगा। ओके, ऊपर देखे, ऊपर कुछ शर्ट पहनने जाएगा तो हैंड्स एक्सटेंड हो जाएगी, वो फ्लेक्स नहीं रख पाएगा। तो ड्रेसिंग, अनड्रेसिंग, कोम्बिंग, ब्रशिंग, ये सारे जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है, ईटिंग है, वो सारे अफेक्ट होंगे। ओके, ईटिंग में बच्चा ऐसे ये खाने जाएगा तो हैंड्स ऐसे हो जाएंगे। ओके, अगर कुछ हैंड ऊपर करके कुछ लेने गया तो पूरा एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है ईटिंग में जो आना चाहिए, बाकी सारे एक्टिविटीज के लिए जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है वो मिस हो जाएगा। ओके, इफ दिस रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट। साइकिलिंग बच्चा नहीं कर पाएगा, बैलेंसिंग नहीं कर पाएगा, उसका जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स है वो वीक होंगे। ओके, क्योंकि बच्चा क्रॉल नहीं करेगा तो पेल्विक फ्लोर के मसल्स को ज़्यादा काम नहीं होगा ना, तो वो मसल वेस्टेज होगा, या तो फिर मसल्स में जो जितना स्ट्रेंथ होना चाहिए उतना नहीं होगा, तो साइकिलिंग नहीं कर पाएगा, बैलेंसिंग इश्यूज नहीं होंगे, और बच्चा बहुत लेथार्जिक आपको लगेगा कि उसको कोई फिजिकल एक्टिविटी करना ही नहीं है। तो ये दिस विल डायरेक्टली अफेक्ट ऑन हिज प्ले। तो सोशल इंटरेक्शन में भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि वो बच्चा किसी और बच्चे के साथ या खुद भी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं पसंद करेगा, तो उसको प्ले भी, आप कुछ भी खिलाओगे, फिजिकली कुछ भी कराओगे तो द किड विल बी लीस्ट इंटरेस्टेड। ओके, कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा उसको। सो दिस विल अफेक्ट डेफिनेटली सोशल इंटरेक्शन, उसका कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चा अगर खेल नहीं रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि वो प्ले नहीं करेगा, एंड प्ले नहीं करेगा, बच्चे का जो ऑक्यूपेशन है, जो काम है, वो प्ले है। इफ ही इज नॉट प्लेइंग तो ऑब्वियस है कि सोशल इंटरेक्शन विल ऑटोमेटिकली कट डाउन। ओके, अब ये हो गया मैंने डेली लिविंग स्किल्स में क्या प्रॉब्लम्स आएगी, सोशल इंटरेक्शन में क्या प्रॉब्लम्स आएगी। अब एकेडमिक्स में कैसे प्रॉब्लम आएगी, तो बच्चे को जो रीडिंग बोर्ड पे से कॉपी करना है, हेड एक्सटेंड करेगा तो हैंड्स मूवमेंट होगी, फ्लेक्स करेगा तो हैंड्स मूवमेंट होगी। तो जो कॉपी करके लिखने में, बोर्ड पे से कॉपी करके लिखने में जो कोऑर्डिनेशन है वो डेफिनेटली मिसिंग होगा, तो ये बहुत डिस्टर्ब करेगा। इसके वजह से बच्चे का अटेंशन स्पान बिल्कुल लो होगा, एंड ही विल बी, वो जो बच्चा जो है, ही विल कीप वंडरिंग इन द क्लास, मतलब वो कुछ और ही सोचता रहेगा, उसका ध्यान कुछ और ही, कहीं और ही रहेगा, ही विल नॉट कॉन्सेंट्रेट। ये एक हो सकता है। राइटिंग ठीक से नहीं होगी, क्योंकि हेड फ्लेक्स करेगा, तो ये मूवमेंट समझ रहे हो ना कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स प्रेजेंट होगी, तो वो कोऑर्डिनेशन जो आनी चाहिए बॉडी में वो बिल्कुल नहीं आएगी। ओके, तो राइटिंग भी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर रीडिंग स्किल्स, ऊपर से नीचे पूरे बुक में अगर एक पेपर को रीड करना है हमें, देन वी हैव टू मूव अवर आइज फ्रॉम अप टू डाउन। ओके, तो इसमें जो मूवमेंट है, ट्रैकिंग है, विजुअल ट्रैकिंग बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हेड मूवमेंट के साथ आई बॉल्स को मूव अकॉर्डिंगली करनी चाहिए, तो ये कोऑर्डिनेशन जो है वो मिसिंग होगी, तो बच्चे को रीडिंग एंड राइटिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होगी। रीडिंग में कई बार बच्चे लाइंस मिस कर देते हैं, तो वो प्रॉपरली रीड नहीं कर पाते हैं। ओके, और एक अटेंशन, तो विजुअल ट्रैकिंग उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। आई बॉल्स का जो कन्वर्जेंस होना चाहिए, अगर हम किसी दूर देख रहे हैं तो हमारा आई बॉल्स जो है वो डाइवर्ज होते हैं, एंड अगर हम लोग पास का देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो आई बॉल्स का कन्वर्जन होता है। तो ये जो डाइवर्जन कन्वर्जन है ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। ओके, तो अगर बच्चे को ये इसमें क्या होता है, अगर हम लोग कहीं से देख रहे हैं, पास में देख रहे हैं, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन अटेंशन स्पान होता है ना, वो बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बच्चे का जो आई बॉल्स का कन्वर्जन डाइवर्जेंट होना चाहिए, आई बॉल्स को
एक साथ आनी चाहिए, दूर जानी चाहिए, जो नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी, तो बच्चे का जो आईज है वो भी स्ट्रेन हो जाएगा एंड ही विल नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द एक्टिविटी। तो इसमें आप देख सकते हो कि आपका कंप्लेन ये भी रहेगा कि मैम बच्चा मतलब हम लोग कोई भी एक्टिविटी दे, कोई भी तरह का हम लोग प्ले करवाएं, बट ही इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज़। ओके, तो आप ये सारे जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं ये प्रेजेंट रहेंगे अगर बच्चा का जो STNR रिफ्लेक्स है वो रिटेन रहेगा आफ्टर द एज ऑफ 11 और 12 मंथ्स। मतलब 1 ईयर के बाद भी अगर बच्चे में रिटेन है तो आप ये सब सिम्टम्स देख सकते हो। ओके, तो अभी और एक बार मैं लिस्ट आउट कर देती हूँ। पोस्चुरल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, बैलेंस नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, आई ट्रैकिंग जो होनी चाहिए ट्रैकिंग नहीं होगी, कॉपी फ्रॉम द बोर्ड नहीं होगा, फाइन मोटर स्किल्स मिसिंग होगी, ग्रॉस मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होगी। तो n नंबर ऑफ द प्रॉब्लम्स हो सकती है, सेंसरी इश्यूज भी हो सकती हैं अगर ये रिफ्लेक्स अगर प्रेजेंट हो तो। अभी आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये रिफ्लेक्स प्रेजेंट हो सकती है आपके बच्चे में? फर्स्ट मेन रीज़न, अगर आपके बच्चे ने क्रॉलिंग मिस किया तो देर आर 90% ऑफ द चांसेस कि ये रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा आपके बच्चे में। अगर आपके बच्चे ने क्रॉलिंग किया बट 1 लेग लिफ्ट करके किया, कई बच्चे ऐसे क्रॉल करते हैं कि 1 लेग पे ही क्रॉल करते हैं, एक लेग लिफ्टेड रहता है, तो इसमें क्या होता है W सिटिंग पोस्चर आने का भी प्रॉब्लम रहता है। तो बच्चे में अगर W सिटिंग पोस्चर है तो ये भी चांसेस है कि उसमें STNR रिफ्लेक्स रिटेन्ड होगा। इस वजह से उसका जो पोस्चर है, लोअर लिम्ब का जो पोस्चर है, उसका चलने का जो स्टाइल होना चाहिए वो भी डिफरेंट होगा, तो इससे उसका पोस्चर पूरा अफेक्ट होगा। ओके, बच्चे ने क्रॉल नहीं किया, सिर्फ स्टमक पे बच्चा गया तो भी क्रॉलिंग मिस हो गया, तो उसमें चांसेस है कि बच्चे में ये रिफ्लेक्स रिटेन होगा। तो ये सारे कुछ साइंस है, या तो मैंने जो भी सिम्टम्स बोले हैं वो आपको बच्चे में दिख रही है, बच्चे में डिसलेक्सिया है या बच्चे में ADHD है, तो देर आर चांसेस, प्लीज पेरेंट्स गो एंड चेक इन योर चाइल्ड दैट इफ STNR रिफ्लेक्स इज रिटेन। अगर बच्चे में दिखा कि STNR रिफ्लेक्स रिटेन है तो प्लीज़ एक्टिविटीज़ कराइए, एक्सरसाइजेस कराइए, तो डेफिनेटली उसमें चेंजेस आएगी। ओके, तो विद इन 6 मंथ्स अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो ये सारे प्रॉब्लम्स डेफिनेटली सॉल्व होंगे। ओके, लेकिन इसमें जब भी आप रिफ्लेक्सेस पे काम कर रहे हो, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर रहे हो तो डेफिनेट इम्प्रूवमेंट आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि दिस होल प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर आप जितने कंसिस्टेंसी से मेंटेन करोगे, जितना रिपीटेशंस बोला है उतने रिपीटेशंस आप करवा रहे हो, तो डेफिनेट चेंज आएगी। ओके, तो जो मैं एक्सरसाइजेस अभी टेस्टिंग पार्ट एंड एक्सरसाइजेस पार्ट, हमेशा मैंने सारे रिफ्लेक्सेस में बताया है, पहले यू हैव टू डू पैसिव देन यू हैव टू डू एक्टिव। ओके, तो बच्चा अगर पैसिव एक्टिवली खुद से नहीं कर पा रहा है तो आपको खुद करवाने हैं एक्सरसाइजेस। अगर बच्चा वो कर पा रहा है तो आपको फिर बच्चे को खुद से करवाना है। ओके, तो ये 2 टाइप के एक्सरसाइजेस होते हैं। तो इसके अलावा बच्चे के इंटरेस्ट के गेम्स आपको खिलाने हैं जिसमें बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन हो, आई कांटेक्ट की एक्टिविटीज़ हो, सेंसरी इंटीग्रेशन की एक्टिविटीज़ हो। तो ये सारे जो वीडियोस हैं जो मैंने टॉपिक्स अभी डिस्कस किए, सारे वीडियोस आप सर्च करेंगे तो हमारे ही चैनल में प्रेजेंट है, तो यू कैन गो देयर एंड चेक अलॉन्ग विद दीज एक्सरसाइजेस। अगर आप ये एक्टिविटीज़ कराओगे बच्चे को, सो देर आर मोर चांसेस कि जल्दी इंटीग्रेट हो, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, अगर बच्चा एक्टिवली कुछ कर रहा है तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। ओके, चलो आइए देखते हैं अब इसको टेस्ट कैसे करना है एंड हाउ टू इंटीग्रेट इट। अब हम STNR अगर 1 ईयर के बाद भी रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, मतलब रिटेन है बॉडी में, तो कैसा दिखेगा वो हम देखते हैं। ओके, तो हेड मूवमेंट से रिलेटेड है, मैंने बोला था ना कि हेड अप होगा डाउन होगा, उस हिसाब से हैंड्स और लेग्स मूव करेंगे। तो अब हम देखते हैं, अगर बच्चा हेड अप कर रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हेड एक्सटेंशन। अगर बच्चा हेड अप कर रहा है तो मूवमेंट ये हो जाएगी, हैंड्स एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे, लेग्स बेंड हो जाएंगे और बैक एकदम पीछे चला जाएगा। ओके, और बच्चा अगर हेड डाउन कर रहा है तो यू विल बी सीइंग दिस बेंडिंग मूवमेंट इन हैंड्स बेंड हो जाएंगे। जैसे ही हेड बेंड हो रहा है, हैंड्स भी बेंड होंगे और लेग्स थोड़े बहुत स्ट्रेट होंगे। ओके,
सो दिस इज द मूवमेंट। जब आप करेंगे तो स्ट्रेट होगा हैंड्स, एंड जब हेड डाउन करेंगे तो हैंड्स में बेंडिंग आएगी। ओके, तो जब हेड के मूवमेंट के साथ हैंड्स में कोई ट्विचिंग आ रही है, या ये मूव हो रहा है, बैक हो रहा है, या हेड डाउन करने पे हैंड्स में फिर से कोई ट्विचिंग आ रही है, तो उसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्स अभी भी बॉडी में प्रेजेंट है एंड इट इज रीटेन। अब रिफ्लेक्स अगर पूरी तरीके से बॉडी में से चला गया तो कैसे दिखेगा हम देखते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तब अपर एंड लोअर बॉडी के मूवमेंट्स जो है वो डिवाइड हो जाएंगे, और हेड मूवमेंट से ये बॉडी मूवमेंट का नहीं, मतलब कुछ रिलेशन नहीं होगा, सिर्फ हेड मूव करेगा, ये पूरा स्टेबल रहेगा। ओके, अप डाउन, अप डाउन, सी, तो सिर्फ हेड मूव हो रहा है, ये पूरा स्टेबल है। दिस मीन्स इट इज टोटली इंटीग्रेटेड। ओके, ये एक्सरसाइज में देखो, दिस इज फर्स्ट पैसिव एक्सरसाइज। अगर बच्चा खुद से कुछ भी इनिशिएट नहीं कर रहा है, देन यू हैव टू स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज। तो ये डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में आपको रॉकिंग करना है। ओके, सो दिस विल इनिशिएट क्रॉलिंग प्रोसेस, और इसमें हिप की जो मसल्स है वो भी स्ट्रांग होगी। तो ये दिस यू हैव टू डू 30 सेकेंड्स 3 टाइम्स इन अ डे। आपको ये रिपीट करना है, मतलब 3 सेट्स करना है एक बार में, और 3 टाइम्स रिपीट करना है डे में। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पैसिव, दिस इज ऑल्सो पैसिव एक्सरसाइज। तो इसमें जो नीज को मूव करना है वो फिगर ऑफ 8 के पैटर्न में आपको मूव करना है। सो दिस यू हैव टू डू वेरी करेक्टली। अगर पोजीशंस एंड मूवमेंट्स करेक्ट कर रहे हो तो ही आपको चेंज आएगा। ओके, सो दिस वन ऑल्सो यू हैव टू डू 30 रिपीटेशंस 3 टाइम्स एंड 30 सेकेंड्स 3 टाइम्स और 3 टाइम्स इन अ डे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, हैंड्स और लेग्स को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है। ओके, तो ये भी रिपीटेशंस आपको 30 सेकेंड्स 3 टाइम्स और 3 टाइम्स इन अ डे करवाना है। और इसमें आपको ध्यान रखना है, जब हैंड मूवमेंट आप कर रहे हो तो बेंड नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट है, ये जो हम लोग ने डाउनवर्ड डॉग का रॉकिंग किया था तभी हम लोग ने पैसिव किया था, अभी एक्टिवली बच्चे को करना है। तो अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। तो पहले पैसिवली करवाना है, फिर उसको एक्टिव वे में लेके जाना है। ओके, सो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जैसे मैंने मतलब एक्सप्लेनेशन में समझाया था कि आई बॉल्स को कन्वर्ज होने में, डाइवर्ज होने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए ये एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट। दिस इज विजुअल ट्रैकिंग। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही ऑब्जेक्ट पास में जा रहा है तो आई बॉल्स पास में आ रही है, और दूर जा रहा है तो आई बॉल्स दूर जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आप इसको दूसरे टॉयज से भी करवा सकते हो। बच्चा जिसमें इंटरेस्टेड है उसको लेके आप विजुअल ट्रैकिंग कर सकते हो। इससे बच्चे का जो रीडिंग राइटिंग स्किल्स है, कॉपी फ्रॉम द बोर्ड स्किल्स है, वो बहुत इम्प्रूव होगी। तो ये एक्सरसाइज भी आपको सेम 30 सेकेंड्स 3 टाइम्स एंड 3 टाइम्स इन अ डे रिपीट करना है। अब सारे पैसिव मूवमेंट्स हम लोग ने देख लिया कैसे करवाना है। अब जो एक्टिव मूवमेंट्स है वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो कैट एंड कैमल पोज करवाना है। हेड अप करेगा तो इसमें ऐसा ये आना चाहिए, कैट पोज, देन कैमल पोज, हेड डाउन, दिस इज कैमल पोज, दिस इज कैट एंड कैमल एक्सरसाइज। तो 10 सेकेंड्स होल्ड करना है। अप देख के 10 सेकेंड्स होल्ड, डाउन देख के 10 सेकेंड्स होल्ड। तो दिस यू हैव टू रिपीट 5 to 6 टाइम्स, और डे में 3 टाइम्स आपको करना है। ओके, आपको जंपिंग जैक्स करवाना है। सी, डू वेरी गुड। जितना परफेक्शन आएगा उतना ये रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा। ओके, हैंड्स ओपन होंगे तो लेग्स ओपन करना है, हैंड्स क्लोज होंगे तो लेग्स क्लोज करना है। तो ये आपको 50 रिपीटेशंस करना है एंड 3 टाइम्स अ डे यू हैव टू रिपीट इट। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज डाउनवर्ड डॉग टू कोबरा पोज। तो इसमें आपको ऐसे रहना है पोजीशन, देन यू हैव टू बेंड नीज। ओके, और कोबरा पोज में आना है। 10 सेकेंड्स होल्ड, अप, अगेन रिपीट। ये यहां से नीज बेंड करके फिर कोबरा पोज में आता है। ओके, सो ये आपको 10 to 15 रिपीटेशंस करना है 3 टाइम्स अ डे। अब नेक्स्ट थोड़ा फनी एक्सरसाइज करवाना है आपको।
ताकि हेड मूवमेंट मेंटेन रहे और बॉडी का दूसरा कोई मूवमेंट ना हो। तो जितना मूवमेंट मेंटेन करना है हेड का, वो उसके लिए स्टेबिलिटी के लिए हम लोग थोड़ा ऐसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आप करवा सकते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या करना है, दोनों के हेड के बीच में बॉल को होल्ड करना है और क्रॉलिंग करना है, तो हेड मूवमेंट ज्यादा नहीं होगा उससे। ओके, पैर छुड़ो, चलो क्रॉल, ये वेरी गुड। तो ऐसे आपको 1 मिनट के लिए करवाना है, तो क्रॉलिंग और परफेक्ट होगा और हेड मूवमेंट जो इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स है वो कम हो जाएगी। ओके, सो दिस मच फॉर टुडे। जितने भी रिपीटेशंस और मतलब कंसिस्टेंटली करवाना है, जितने रिपीटेशंस बोले हैं उसमें, तो डेफिनेट आपको चेंज मिलेगा। ओके, फॉर क्वेरीज आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल नंबर कर सकते हैं, वो कमेंट सेक्शन में लिंक किया रहेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। एंड इफ एनीबडी वांट्स टू मीट पर्सनली, देन आवर सेंटर इज इन हैदराबाद। थैंक यू। सो माय डियर पेरेंट्स, थैंक यू सो मच। जहाँ आप लोग इतना काम कर रहे हैं ना, प्लीज़ मेरे कहने पे ना रिफ्लेक्सेस पे भी काम कीजिए। बड़े बड़े थेरेपिस्ट ने ना ये चीज़ मान ली है कि जब तक वो सिर्फ ओटी थेरेपी करा रहे थे ना, तब तक कुछ इतना इफेक्ट्स नहीं आ रहे थे, और जब उन्होंने रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे काम करना स्टार्ट किया तब रिजल्ट्स देखने लायक थे। आप प्लीज़ इन एक्सरसाइजेस को अपने बच्चे की रूटीन में ऐड ऑन कीजिए, रिजल्ट्स आप खुद देखिए। ये हमारी रिफ्लेक्सेस का लास्ट वीडियो था। मैं एक और वीडियो डालूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्सेस के बारे में बातें हो रही हैं ना, तो पेरेंट्स अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए हैं। सो एक सिंपल सा वीडियो अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर रजिता, मेरी बेटी रीत आपको सारे रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेटेड कैसे दिखते हैं और रिटेन्ड कैसे दिखते हैं, सिर्फ इस बारे में वीडियो, कोई ऊपर नीचे की बात कुछ नहीं, सो दैट आप उसको फोटो क्लिक कर लें और आपको समझ में आए कि जब आप अपने बच्चे को देख रहे हैं या जब आप असेसमेंट भी कर रहे हैं तो आपको अपने दिमाग में क्या याद रखना है। क्योंकि बहुत कुछ है, ATNR, STNR, TLR, मोरो रिफ्लेक्स, बहुत कुछ है जो कि इस तरीके से अदरवाइज याद रखना शायद पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो रहा है। सो पेरेंट्स इसी तरीके से बने रहिए और शेयर ज़रूर किया कीजिए, शायद आपके एक वीडियो शेयर से किसी और बच्चे की ज़िंदगी बेटर हो जाए। थैंक यू सो मच।